हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। और बात करते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त क्या होता है। तो मेरे साथ यूं ही बने रहने के लिए यदि आप पहली बार इस चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि लगातार आ रहे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बात करें लोकपाल की तो इसे ओम्बड्समैन कहा जाता है। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि नागरिकों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए दुनिया की सर्वप्रथम जनतांत्रिक संस्था स्कैंडिनेवियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन थी। इस संस्था का निर्माण वर्ष 1809 में स्वीडन में हुआ था। ओम्बुड एक स्वीडिश शब्द है और इस पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है और यह लोकपाल नागरिकों की कुछ इस तरह की शिकायतों का निपटारा करता है जैसे कुप्रशासन, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अशिष्टता और प्रशासनिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करना आदि। लोकपाल अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है, इसलिए उसको संसदीय लोकपाल भी कहा जाता है। यह संसद अर्थात विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका से भी स्वतंत्र होता है। लोकपाल एक संवैधानिक पद है और वह सभी सरकारी अधिकारियों, नागरिकों, न्यायिक अधिकारियों और सैनिकों पर नजर रखता है ताकि वे निष्पक्षता के साथ वस्तुगत और वैधानिक रूप से कानून के अनुसार काम करें। वह किसी निर्णय को उलटने या रद्द करने का अधिकार नहीं रखता। प्रशासन अथवा न्यायालयों पर उसका कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता। वह अपनी कार्यवाही किसी अनुचित प्रशासनिक कार्य के विरुद्ध नागरिक से प्राप्त शिकायत के आधार पर या अपनी पहल पर कर सकता है। लोकपाल न्यायाधीशों सहित किसी भी पदभ्रष्ट अधिकारी पर मुकदमा चला सकता है, लेकिन वह स्वयं उसे सजा नहीं दे सकता। उसका काम मामले को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाना ही होता है। अब आगे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो प्रशासनिक सुधार आयोग ARC ने ईयर 1966 में नागरिकों की शिकायत को निपटाने के लिए लोकपाल एवं लोकायुक्त नामक दो विशेष अधिकरणों की स्थापना की बात कही थी। इन संस्थानों का गठन स्कैंडिनेवियन देशों की ओम्बड्समैन संस्था और न्यूजीलैंड के संसदीय जांच आयुक्त के नमूने पर किया जाना था। लोकपाल का कार्य केंद्र और राज्यों के स्तर पर मंत्रियों और सचिवों के विरुद्ध शिकायतों का निपटारा करना था और लोकायुक्त का कार्य विशेष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों का निपटारा करना है। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब लोकपाल और लोकायुक्त की संस्थाओं में कुछ इस तरह की विशेषताएं बताई हैं प्रशासनिक सुधार आयोग में कि वे स्पष्ट रूप से स्वाधीन और निष्पक्ष हों, उनकी जांच और कार्यवाही गुप्त होनी चाहिए, जांच और कार्यवाही अनौपचारिक प्रकृति की होनी चाहिए, नियुक्ति जहां तक संभव हो गैर राजनीतिक होनी चाहिए, उनके पद व स्थिति देश के सर्वोच्च न्यायिक कार्यकर्ताओं के समक्ष होनी चाहिए, इनकी कार्यवाहियों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी अन्याय, भ्रष्टाचार और पक्षपात के मामलों को ये अपने विवेक के अनुसार निपटा सकें। अपने कार्यों से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिकतम छूट और अधिकार भी दिए जाने चाहिए और कार्यकारी सरकार से उनको किसी प्रकार के हित या आर्थिक लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए। और अब वर्तमान में लोकसभा विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है जिसके दायरे में प्रधानमंत्री को भी रखा गया है। तो चलिए जानते हैं कि लोकपाल का वर्तमान में स्वरूप किस तरह से है। प्रसिद्ध समाज सेवी अन्ना हजारे के आंदोलन तथा जन दबाव के चलते लोकपाल और लोकायुक्त बिल को लोकसभा में 27 दिसंबर 2011 को पास किया गया था। राज्यसभा में तमाम बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पाने के कारण उसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया तथा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कई सुझाव दिए। 31 जनवरी 2013 को कैबिनेट ने उसमें से कई सुझावों को स्वीकार कर कुछ को खारिज कर दिया। एक बार फिर अन्ना हजारे के आमरण अनशन के बीच राज्यसभा में संशोधित बिल को पास किया गया, लेकिन सुझावों के बाद यह मूल बिल से कई मामलों में अलग था। संसद से पारित विधेयक की शक्ल वैसी नहीं है जैसे कि आंदोलन में मांग की गई थी। वे 3 प्रस्ताव भी इसमें शामिल नहीं है जिन पर संसद ने अन्ना हजारे को अनशन तोड़ने का अनुरोध करते हुए आम सहमति जताई थी। इस विधेयक में ना तो सिटीजन चार्टर को शामिल किया गया है और ना ही लोकपाल की तर्ज पर राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति की अनिवार्यता का प्रावधान है। CBI को लोकपाल से अलग रखने और उसकी अपनी जांच एजेंसी गठित करने का प्रावधान भी नहीं है, जो कि अन्ना हजारे के आंदोलन की एक बहुचर्चित मांग थी। वर्तमान लोकपाल व्यवस्था की प्रमुख सिफारिश थी कि राज्यों में लोकायुक्त के गठन का प्रावधान हटाया जाए। इसमें नई धारा 63 जोड़ी गई जिसके तहत इस कानून के लागू होने की तारीख से 365 दिन के अंदर राज्य विधानसभा द्वारा एक कानून पारित करके लोकायुक्त संस्था का गठन किया जाएगा। तो ये तो था लोकपाल का बैकग्राउंड। अब जानते हैं इसकी संरचना कैसी है।
तो इसके सदस्यों में लोकपाल का एक अध्यक्ष होगा जो या तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। लोकपाल में अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से आधे न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे। इसके अलावा कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, माइनॉरिटीज तथा महिलाओं में से होंगे। अब आगे जानते हैं कि लोकसभा में कुछ इस तरह के व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते हैं। संसद सदस्य या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के सदस्य, ऐसा व्यक्ति जिसे किसी प्रकार के नैतिक भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया हो, ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र अध्यक्ष या सदस्य का पद ग्रहण करने तक 45 साल ना हुई हो, किसी पंचायत या निगम का सदस्य, ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य या केंद्र सरकार की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया हो। आगे बात करते हैं चयन समिति के बारे में। तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति का प्रावधान किया गया है, जिसके सदस्यों में अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और इसके अन्य सदस्य में लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुशंसा पर नामित उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश एवं राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति। अब चयन समिति में किसी भी पद के रिक्त होने पर अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति अवैध नहीं मानी जाएगी। अब आगे जब ये सदस्य उनके पद से मुक्त होते हैं तो उनके लिए क्या कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं। तो लोकपाल कार्यालय में नियुक्ति समाप्त होने के बाद अध्यक्ष और सदस्यों पर कुछ काम करने के लिए प्रतिबंध लग जाता है। इनकी अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती और इन्हें कोई कूटनीतिक जिम्मेदारी भी नहीं दी जा सकती और न ही केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी कोई भी जिम्मेदारी या नियुक्ति नहीं मिल सकती जिसके लिए राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर और मुहर से वारंट जारी करना पड़े। पद छोड़ने के 5 साल बाद तक ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के किसी सदन, किसी राज्य विधानसभा या निगम या पंचायत के रूप में चुनाव नहीं लड़ सकते। बात करें इनके अधिकार क्षेत्र की तो लोकसभा द्वारा 27 सितंबर 2011 को पारित विधेयक के अनुसार लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद के सदस्य और केंद्र सरकार के समूह ए, बी, सी और डी के अधिकारी और कर्मचारी आते हैं। अब आगे लोकपाल के अधिकारों की बात करते हैं। तो लोकपाल को तलाशी और जब्तीकरण दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। कुछ मामलों में लोकपाल के पास दीवानी अदालत के अधिकार भी होते हैं। लोकपाल के पास केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवा का इस्तेमाल करने का अधिकार भी होता है और संपत्ति को अस्थायी तौर पर जब्त करने का अधिकार और उस जब्त की गई संपत्ति की पुष्टि का भी अधिकार होता है। विशेष परिस्थितियों में भ्रष्ट तरीके से जो संपत्ति, आय, प्राप्तियां या फायदे कमाए जाते हैं उन्हें भी जब्त करने का अधिकार होता है लोकपाल के पास। इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोप वाले सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार, शुरुआती जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्य को नष्ट होने से बचाने के लिए निर्देश देने का अधिकार और अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार भी लोकपाल के पास होता है। लोकपाल के बताए गए अनुसार ही केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन करना होता है और इन विशेष अदालतों में मामला दायर होने के 1 साल के अंदर उनकी सुनवाई पूरी करना सुनिश्चित करना होगा और अगर 1 साल के समय में यह सुनवाई पूरी नहीं हो पाती तो विशेष अदालत द्वारा इसका कारण बताना होगा और सुनवाई 3 महीने के अंदर ही पूरी करनी होगी। यह अवधि 3-3 महीने के हिसाब से बढ़ाई जा सकती है। आगे बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन ब्रांच या जांच शाखा के बारे में। तो अगर कोई जांच समिति मौजूद नहीं होती तो भ्रष्टाचार के आरोपी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शुरुआती जांच के लिए लोकपाल एक जांच शाखा का गठन कर सकता है जिसका नेतृत्व एक निदेशक करेगा और लोकपाल द्वारा गठित जांच शाखा के लिए केंद्र सरकार अपने मंत्रालय या विभाग से उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे जितने प्राथमिक जांच शाखा के लिए लोकपाल को जरूरत होगी। इसके अलावा एक अभियोजन शाखा भी होती है जिसमें किसी सरकारी कर्मचारी पर लोकपाल की शिकायत की पैरवी के लिए लोकपाल एक अभियोजन शाखा का गठन करेगा जिसका नेतृत्व एक निदेशक करेगा और लोकपाल द्वारा गठित ऐसी अभियोजन शाखा के लिए केंद्र सरकार अपने मंत्रालय या विभाग से उतने कर्मचारी और अधिकारी उपलब्ध कराएगा जितनी की प्राथमिक जांच के लिए लोकपाल को जरूरत होगी। अब आगे बात करते हैं लोकायुक्त के बारे में। तो लोकायुक्त संस्था की सबसे पहले स्थापना 1971 में महाराष्ट्र में की गई थी, जबकि उससे संबंधित विधेयक उड़ीसा में वर्ष 1970 में पारित कर दिया गया था। अन्य राज्यों में लोकायुक्त का गठन किया गया है, जैसे राजस्थान में 1973 में, बिहार में 1974 में, उत्तर प्रदेश में 1975 में और मध्य प्रदेश में 1981 में।
लोकायुक्त की संरचना सभी राज्यों में एक समान नहीं है। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अधिकतर राज्यों में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक होता है। लोकायुक्त भी दूसरी बार नियुक्त होने का पात्र नहीं होता। राज्यों में लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं। अधिकांशतः राज्यों में लोकायुक्त अपनी जांच प्रशासन के अनुचित कार्य के विरुद्ध किसी नागरिक से प्राप्त शिकायत के आधार पर या अपनी पहल पर कर सकता है, परंतु अपनी पहल पर जांच करने का अधिकार उसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और असम जैसे राज्यों में नहीं प्राप्त है। आगे लोकायुक्त राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है और यह अपने राज्य की जांच एजेंसियों की सहायता लेता है और वह राज्य सरकार के विभागों से प्रासंगिक फाइलों और दस्तावेजों को तलब कर सकता है। इसकी सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और राज्य सरकारें सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं होती। लोकायुक्त की संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है जो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या फिर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। लोकायुक्त संस्था में अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से आधे न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए और आधे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, माइनॉरिटीज और महिलाओं से होने चाहिए। और इस संरचना में सभी सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति के द्वारा होती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। सदस्यों में विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के विपक्ष के नेता, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुशंसा पर नामित उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश और राज्यपाल द्वारा नामित कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आते हैं। अब आगे लोकायुक्त की नियुक्ति की शर्तें, जांच और अभियोजन शाखा, क्षेत्राधिकार और लोकायुक्त के अधिकार लगभग लोकपाल के समान ही है। बस अंतर यह है कि लोकपाल केंद्र में कार्य करता है और लोकायुक्त राज्य से संबंधित कार्य करते हैं। चलिए तो अब लोकपाल के लास्ट टॉपिक में लोकपाल सर्च कमेटी के नए नियमों के बारे में जान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये लोकपाल सर्च कमेटी है, लोकायुक्त की नहीं। नए नियमों के अनुसार लोकपाल को भ्रष्टाचार निरोध निकाय के अध्यक्ष और सदस्य के नाम प्रस्तावित करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सूची के अतिरिक्त स्वतंत्रता दी गई है। नए नियमों से सरकार ने उन प्रतिबंधों को हटा दिया है जिसमें सर्च कमेटी को डीओपीटी की ओर से दी गई सूची से ही लोकपाल के नाम की सिफारिश करने की बात कही गई थी। नियमों के अनुसार सर्च कमेटी में कम से कम 7 सदस्य होंगे और उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक, लोक प्रशासन और सतर्कता समेत अन्य विषयों के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए। पूर्व के नियम में सर्च कमेटी में 8 सदस्य होने की बात कही गई थी। सरकार ने सर्च कमेटी को डीओपीटी की सूची मिलने के बाद उसमें से चयन समिति को नाम प्रस्तावित करने के लिए जो 30 दिनों की समय सीमा थी, उसे भी समाप्त कर दिया है।